बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी में से चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 18 पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन हम किसको बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एटीपी की सिंथेसिस, एटीपी की जो प्रोडक्शन होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शंस हैं उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक थे लाइट रिएक्शंस और दूसरे थे डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शंस में हमने कहा एटीपी और NADPH2 की प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। और डार्क रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है जिसकी वजह से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली लाइट रिएक्शंस में क्या हो रहा है? एटीपी और NADPH2 की प्रोडक्शन हो रही है। आज हम लाइट रिएक्शंस को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइट रिएक्शंस में एटीपी और NADPH2 की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब एटीपी की प्रोडक्शन को हमने बोल दिया कि उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फॉस्फोराइलेशन है ये दो तरह की हो सकती है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में कोई साइकिल की फॉर्म में रिएक्शंस हो रहे होंगे, लेकिन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में जो रिएक्शंस होंगे वो साइकिल की फॉर्म में नहीं होंगे, ठीक है। अब फॉस्फोराइलेशन यानी कि एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से होती है बच्चे? जैसे कि हमने बोला कि जो एटीपी है वो लाइट रिएक्शंस के दौरान प्रोड्यूस होती है, और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जो लाइट रिएक्शंस हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं और डार्क रिएक्शंस जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट के जो फ्लूइड लाइक मटेरियल है यानी कि स्ट्रोमा है उसमें होते हैं। तो अब लाइट रिएक्शंस जो हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लाइट रिएक्शंस जो फोटोसिस्टम में होंगे तो वो फोटोसिस्टम भी प्रेजेंट है थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। कल हमने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो लाइट को एब्जॉर्ब कौन करते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो वो पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर। इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होते हैं, ठीक है। अब फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस जो हैं, जो लाइट रिएक्शंस हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिस्टम, और फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि फोटोसिस्टम दो तरह के होते हैं, एक है फोटोसिस्टम 1 और एक है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ तो उसका नाम फोटोसिस्टम 1 रख दिया गया, और फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ इसलिए उसका नाम फोटोसिस्टम 2 रख दिया गया, ठीक है। जिस तरह से हमें दो फोटोसिस्टम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। अब जो रिएक्शंस हैं, जो लाइट रिएक्शंस हैं, वो स्टार्ट होते हैं फोटोसिस्टम 2 से, ठीक है, और फोटोसिस्टम से 2 से शुरू होते हुए प्रोसीड करते हैं फोटोसिस्टम 1 की तरफ, ठीक है। यहाँ पे अक्सर कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि फोटोसिस्टम 2 क्यों पहले आ रहा है, फोटोसिस्टम 1 जो है वो बाद में क्यों आ रहा है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि ये इनका नाम हमने उनकी डिस्कवरी की बेस पे दिया है, ना कि उनकी पोजीशन की बेस के पे कि फोटोसिस्टम 2 पहले आता है तो उसका नाम फोटोसिस्टम 1 होना चाहिए था, बल्कि हमने फोटोसिस्टम का नाम रखा है उनकी डिस्कवरी की बेस पे कि फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ, बेशक वो आता बाद में है रिएक्शंस में, लेकिन फोटोसिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था तो उसका नाम फोटोसिस्टम 1 रख दिया गया, और फोटोसिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ इसलिए उसका नाम फोटोसिस्टम 2 रख दिया गया। लेकिन रिएक्शंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फोटोसिस्टम 2 से, और ये दोनों फोटोसिस्टम्स कहाँ पे प्रेजेंट हैं? थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। ये थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, सारे लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं। अब होता क्या है, किस तरह से लाइट रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं? फोटोसिस्टम का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें एंटीना कॉम्प्लेक्स आ जाता था, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमने कहा कि पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनाइड्स। अब फोटोसिस्टम 2 में क्या होगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो एंटीना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स हैं ना, क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनाइड्स, वो क्या करेंगे? लाइट के फोटॉन्स को, लाइट फोटॉन्स की फॉर्म में होती है ना, तो लाइट के फोटॉन्स को ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब। अब जब इन पिगमेंट्स ने लाइट को कर लिया एब्जॉर्ब, तो क्या उन पिगमेंट्स में जो उनके स्ट्रक्चर में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी हाई नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से होगा जब फोटोसिस्टम 2 के
फोटो सिस्टम 2 हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फोटो सिस्टम 2 के अंदर जो पिगमेंट्स हैं उसके एंटीना कॉम्प्लेक्स के अंदर जब वो लाइट के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एक्साइटेड। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेड होने का मतलब है उनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइटेड होकर हायर एनर्जी वाले शेल में चले जाएंगे और उनकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने जो एटम्स हैं उनसे निकल आते हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये फोटो सिस्टम 2 है। इसके पिगमेंट्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से इन पिगमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी हो गई हाई। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर बच्चे क्या होगा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फोटो सिस्टम 2 के पिगमेंट से मूव करके चले जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। यहाँ पे हमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दिखाई दे रहा है। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है। तो क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 में जब लाइट एब्जॉर्ब की तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर रिमूव हो गए और वो इलेक्ट्रॉन्स को किसने एक्सेप्ट कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर में। और फ्लो देखिएगा, फोटो सिस्टम 2 से होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे चले गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। ठीक है, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आ गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पीछे से जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वहाँ पे होल जनरेट नहीं हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो वहाँ पे एक खाली जगह, वहाँ पे खला आ गया है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। तो अब जो है फोटो सिस्टम 2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ गया है। हमें पता है ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं या हाइड्रोजन रिमूव होती है या फिर ऑक्सीजन ऐड होती है। तो फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं तो इसका मतलब है कि फोटो सिस्टम 2 जो है अब ये स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, वहाँ पे होल क्रिएट हो गया है फोटो सिस्टम 2 में। तो अब ये जो होल क्रिएट हुआ है फोटो सिस्टम 2 में वो किस तरह से फिल होगा, अब इसके उस जगह पे जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आके उस जगह को फिल करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे जो इस इलेक्ट्रॉन की जगह को फिल करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फोटो सिस्टम 2 से रिमूव हो गए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वाटर को स्प्लिट करके। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है जिसमें H2O होता है उसको क्या करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे। हम कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ होता है। ठीक है, तो वाटर का यूजेज हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि वाटर किस तरह यूज़ हो रहा है। वाटर को करेंगे हम स्प्लिट और वहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो फोटो सिस्टम 2 में जो होल क्रिएट हो गया था ना वहाँ उस होल को जाके फिल कर देंगे। ठीक है, कहाँ से आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 से रिमूव होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को चले गए हैं। अब उनकी जगह लेने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ पे आपको वाटर का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है और वाटर की हुई है ब्रेक डाउन। ठीक है, तो वाटर की ब्रेक डाउन होने की वजह से 2 हाइड्रोजन आयंस जनरेट होंगे और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस बन के तो रिलीज़ हो जाएगी। हम ये भी पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। तो अब हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन यहाँ पे किस तरह से बन रही है, वाटर की ब्रेक डाउन से ऑक्सीजन बन रही है। और जो 2 प्रोटॉन्स हैं वो क्या करेंगे, वो दोनों प्रोटॉन्स यानी कि 2 हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे फोटो सिस्टम 2 के पास। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग की भी हमें समझ आ गई। फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जा चुके हैं, ये भी हमें समझ आ गई। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। जो फोटो सिस्टम का रिएक्शन सेंटर था उसमें 2 कंपोनेंट्स थे, एक था प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसका हमने फंक्शन पढ़ लिया और उसके बाद हमने कहा था वहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से हमें पता चल रहा है ये ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब वो कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा? वो करेगा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट प्राइमरी रिसेप्टर से फोटो सिस्टम 1 की तरफ। ठीक है, फोटो सिस्टम प्राइमरी एक्सेप्टर से लेके फोटो सिस्टम 1 तक हमने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाने हैं। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए थे, अब वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं? हमने फोटो सिस्टम 1 को ट्रांसफ़र करने हैं। तो वो जो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा? प्राइमरी एक्सेप्टर जो है उसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, अब वो ट्रांसफ़र होके आ जाएंगे एक प्रोटीन के पास जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन। एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन। ठीक है, सिंपली प्राइमरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स आए प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन्स का जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स आए प्लास्टोक्विनोन, यहाँ पे PQs को बोला हुआ है प्लास्टोक्विनोन को। ठीक है, प्लास्टोक्विनोन के बाद कहाँ चले गए? साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास। फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद ये एक और प्रोटीन के पास जाएंगे जिसको हम बोलते हैं फाइकोसियानिन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे चले जाएंगे एक तीसरी प्रोटीन के पास जिसका नाम क्या है? फाइकोसियानिन। ठीक है, तो ये फाइकोसियानिन के बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले जाएंगे? फोटो सिस्टम 1 के पास। ठीक है, तो इस तरह से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए फोटो सिस्टम 1 को। ठीक है, तो ये जो एक पूरा सिस्टम था बीच में जिसमें प्लास्टोक्विनोन आया, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स आया, फाइकोसियानिन आया, तो ये जो एक पूरा सिस्टम है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए हैं फोटो सिस्टम 1 से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को, और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए ये पहुंच गए फोटो सिस्टम 1 के पास। फोटो सिस्टम 1 में भी लाइट को एब्जॉर्ब करने की वजह से फोटो सिस्टम 1 में भी क्या हुआ था कि उन्होंने लाइट को एब्जॉर्ब किया था और उनके इलेक्ट्रॉन्स भी एक्साइटेड होके चले गए थे अपने प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ठीक है, तो फोटो सिस्टम 1 में भी एक होल जनरेट हुआ था इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की वजह से। तो वो इलेक्ट्रॉन का जो होल था वो किसने फिल कर दिया? उन इलेक्ट्रॉन्स ने जो फोटो सिस्टम 2 से आए हुए हैं। फोटो सिस्टम 2 से प्राइमरी एक्सेप्टर से, प्लास्टोक्विनोन से, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से। ठीक है, जो फोटो सिस्टम 1 के पास आ गए थे। तो फोटो सिस्टम 1 में जो ऑलरेडी होल क्रिएट हुआ था उसके इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर के पास जाने की वजह से उसको आके फिल कर दिया है अब उन इलेक्ट्रॉन्स ने जो पीछे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मूव करके आए हैं। तो अब ये जो फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए हुए हैं उनका क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स का आगे से उनका अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। फोटो सिस्टम 2 का हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ा ना, अब हम फोटो सिस्टम 1 का भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। तो फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है? फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन्स गए प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, और प्राइमरी एक्सेप्टर के बाद ये जाएंगे एक प्रोटीन के पास जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन प्रोटीन। ठीक है, और फेरिडॉक्सिन प्रोटीन से फाइनली वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसको? NADP रिडक्टेज को। ये एक एंजाइम है NADP रिडक्टेज, और इसके नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा? NADP एक कंपाउंड है, उसको क्या कर देगा? ये उसकी रिडक्शन कर देगा। और रिडक्शन में क्या होता है? प्रोटॉन्स के ऐड होना, हाइड्रोजन के ऐड होने को हम बोलते हैं रिडक्शन। तो NADP रिडक्टेज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के ऐड होने को हम बोलते हैं कि रिडक्शन होती है। तो NADP रिडक्टेज क्या करेगा? एक NADP यहाँ पे कंपाउंड है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा NADPH में। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं NADP में ऐड हुए हैं 2 प्रोटॉन्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स, और वो कन्वर्ट हो गया है अब किस में? NADPH में। तो NADPH जो है वो
उसमें इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन हुआ है, प्रोटॉन्स का एडिशन हुआ है, तो उसकी रिडक्शन नहीं हुई, ठीक है। तो NADP की हो गई है रिडक्शन और NADP कन्वर्ट हो गया NADPH में, और NADPH में बाद में फिर एक प्रोटॉन ऐड होगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पूरे जो प्रोसेस में सबसे पहले क्या हुआ, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन रिलीज हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स आए फोटोसिस्टम 2 के पास, वो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए, फिर प्लास्टोक्विनोन के पास गए, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास गए, फिर वो फाइकोसियानिन के पास गए, फिर वो फोटोसिस्टम 1 के पास गए, ठीक है। फिर फोटोसिस्टम 1 के अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गए, फिर वो फेरिडॉक्सिन के पास गए, और फिर NADP रिडक्टेज के पास, ठीक है, और NADPH2 बन गया, ठीक है। यही तो हम पढ़ते थे कि लाइट रिएक्शंस में NADPH2 बनता है और ATP बनती है। अब NADPH2 तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे एंड प्रोडक्ट हमारे पास आ गई NADPH2। तो ATP कहाँ बना बच्चे? NADPH2 के बारे में तो हमने पढ़ा कि NADPH2 किस तरह बनता है लाइट रिएक्शंस में, और याद रहे ये सारे रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। लाइट रिएक्शंस होते ही थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, ठीक है। अब जब हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसीजर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर से, प्लास्टोक्विनोन से, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से, फिर फाइकोसियानिन और फिर फोटोसिस्टम 1 तक, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी हो जाती है कम। जब लाइट को एब्जॉर्ब किया था तो हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जब वो मूव करते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, ठीक है, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। तो फिर उनकी एनर्जी किधर जाती है, जो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, वो एनर्जी यूज़ होती है ATP बनाने के लिए। जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव करते हैं, उनकी एनर्जी हो जाती है कम, और वो एनर्जी यूज़ होती है ATP बनाने के लिए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस का प्रोसेस। केमियोस्मोसिस का प्रोसेस भी हम पढ़ेंगे। केमियोस्मोसिस में क्या होता है, हमने क्या कहा कि ये रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड्स क्या है, सैक्स थी ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स थे जो मिलके ग्रेना बनाते थे। तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उनके अंदर भी तो फ्लूइड प्रेजेंट है ना। तो थैलाकॉइड, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये क्या करते हैं, इनकी एनर्जी यूज़ होती है इलेक्ट्रॉन्स को पंप करने के लिए। जो बाहर का एनवायरनमेंट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए यूज़ होती है। प्रोटॉन्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर की स्प्लिटिंग में हमने देखा था ना कि प्रोटॉन्स भी बन रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, जो प्रोटॉन्स बन रहे थे उनको क्या कर देते हैं, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एक ATP सिंथेटेज होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है ATP सिंथेटेज। वो क्या करता है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज़ करते हुए, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मूव कर रहे थे, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए प्रोटॉन्स को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर पंप करता है। ये जो प्रोटॉन्स वाटर की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुए थे, उनको कहाँ पे मूव कराता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो इसका मतलब है कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन, प्रोटॉन्स हम हाइड्रोजन आयंस को बोलते हैं। तो अगर ATP सिंथेटेज एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम है, वो प्रोटॉन्स को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फेंकता जाएगा, तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रोटॉन्स का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़। हाँ जी बच्चे, हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उनकी एनर्जी कम होती है, और वो एनर्जी जो है उसको इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो क्या कर देती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन करती है, ATP सिंथेटेज नहीं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या करती है, बाहर से प्रोटॉन्स को मूव करा के थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर
स्टोर कर देती है, अंदर मूव करा देती है, ठीक है। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अब क्या होगा, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हमने कहा एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज के नाम से हमें पता चल रहा है कि इसका काम है एटीपी की सिंथेसिस करना, फॉर्मेशन करना। तो एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर अब जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, अब क्या करेगा, उनको उनकी कंसंट्रेशन के डाउन द कंसंट्रेशन मूव कराएगा, यानी अब जो हायर कंसंट्रेशन है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, अब एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा, अब प्रोटॉन जो है अपनी हायर कंसंट्रेशन से फिर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो एटीपी सिंथेटेज इस दौरान क्या करता है कि उन प्रोटॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एटीपी की सिंथेसिस कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटीपी केमियोस्मोसिस। क्या पढ़ा हमने कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और उस एनर्जी जो उनकी एनर्जी है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, बाहर से प्रोटॉन्स को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। अब क्या होगा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन हो जाएगी ज़्यादा। तो अब क्या होगा, जब प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन जब ये ख़त्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे, और उनकी जो प्रोटॉन्स होंगे उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एटीपी सिंथेटेज एटीपी की फॉर्मेशन कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस का प्रोसेस, ठीक। बच्चे जिस तरह हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अब हमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ही दिखाई गई है, ठीक है। जैसे हमने कहा था कि ये सारे फोटोसिस्टम्स और प्रोटीन्स जो हैं वो सब कहाँ पे प्रेजेंट थी, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर। जिस तरह ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कि ये है फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 के बाद हमने कहा था कि वहाँ उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था वो इलेक्ट्रॉन्स को किधर भेज देता था, प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन के पास। फिर प्लास्टोक्विनोन प्रोटीन के बाद क्या था, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स था। फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद क्या था, प्लास्टोसियानिन था। प्लास्टोसियानिन के बाद जो थे इलेक्ट्रॉन्स पहुँच जाते थे फोटोसिस्टम 2 के पास, ठीक है। ये फोटोसिस्टम 2 है। फिर फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स किधर जाते थे, फेरिडॉक्सिन प्रोटीन के पास। फिर फेरिडॉक्सिन के बाद जो थे वो चले जाते थे NADP रिडक्टेस के पास, और NADP रिडक्टेस जो था वो क्या कर देता था, NADP को कन्वर्ट कर देता था NADPH में। यहाँ पे हम देख सकते हैं NADP जो है वो कन्वर्ट हो गया NADPH में, ठीक है। और इस दौरान हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये क्या करता था, प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मूव करा देता था। ये स्ट्रोमा है, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रोमा। और ये वाली जो स्पेस है, ये क्या है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर वाली स्पेस है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता था, प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से फेंक देता था वहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ जाता था। अब यहाँ पे थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है एटीपी सिंथेटेज। ये एटीपी सिंथेटेज क्या करता है, उन्हीं प्रोटॉन्स को, वो जो प्रोटॉन्स अब अपनी हायर कंसंट्रेशन से फिर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आएंगे तो उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये कन्वर्ट कर देता है एडीपी को एटीपी में, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये जो अब एटीपी की फॉर्मेशन हुई है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस का प्रोसेस, ठीक है, जिसमें एटीपी बन रही होती है, ठीक है। केमियोस्मोसिस प्रोसेस की हमें समझ आ गई, हमें नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन की समझ आ गई। बच्चे अब हम पढ़ेंगे साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन के बारे में। साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, सिंपल सी ये प्रोसेस है साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन का। हमने कहा था कि फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर के पास, उसके बाद जाते हैं ये प्लास्टोक्विनोन के पास, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास, उसके बाद फाइकोसियानिन प्रोटीन के पास, उसके बाद जाते हैं फोटोसिस्टम 1, और उसके बाद उसका अपना प्राइमरी एक्सेप्टर। उसके बाद जो था वो
इलेक्ट्रॉन चले जाते थे फेरिडॉक्सिन प्रोटीन के पास और NADP रिडक्टेज के पास, जहाँ पे बन जाता था NADP, कन्वर्ट हो जाता था NADPH में। लेकिन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में क्या होगा कि कभी कभार जब ATP की कमी होती है, ATP हमने कहा कहाँ पे बन रही थी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे उनकी वजह से ATP बनती थी, ठीक है, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मूव करें तो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगी। तो इसीलिए क्या करता है, जब ATP की कमी हो जाती है, प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो फेरिडॉक्सिन के पास जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास फेरिडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन आते थे और वो फिर चले जाते थे NADP रिडक्टेज के पास। लेकिन अब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएंगे बल्कि दोबारा साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास। तो क्या होगा, फोटोसिस्टम 1 का प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फेरिडॉक्सिन के पास भेजेगा और फेरिडॉक्सिन जो है वो इधर को आ जाएगा, वो NADP रिडक्टेज के पास नहीं जाएगा, वो कहाँ पे आएगा, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास, ठीक है। और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से फिर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कहाँ पे, फाइकोसियानिन के पास और फोटोसिस्टम 1 के पास, और फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर से फेरिडॉक्सिन, फिर से साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहेगा तब तक जब तक हमारी ATP की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। इस तरह की ATP की सिंथेसिस को, जिसमें ये एक साइकिल जनरेट हो रहा है ना, ठीक है, जिसमें साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से, फाइकोसियानिन से, फोटोसिस्टम 1, फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर से फेरिडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। तो ये एक साइकिल की फॉर्म में चलता रहेगा जब तक हमारी ATP की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती। तो इस तरह के ATP के प्रोडक्शन को हम बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। जब ATP की प्रोडक्शन पूरी हो जाएगी, ATP की कमी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर से प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो फेरिडॉक्सिन के पास के बाद NADP रिडक्टेज के पास जाएगा, ठीक है। और साइक्लिक जो साइकिल है वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा नॉन साइक्लिक फॉर्म में, ठीक है। तो ये था साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन और केमियोस्मोसिस का प्रोसेस।